और इनका जो मुखिया है वो झूठ का आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है। अरे एक एक करके बोलिए, सबका जवाब हम दे देंगे। कि शायद आप पढ़ते नहीं है, ये आपने कैसे तय कर दिया कि ये पढ़ते नहीं है? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मौलाना मजहरूल हक जैसे शिक्षाविद और विधि विज्ञानी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान में आप सभी का स्वागत है। प्रभात खबर आज 7 विधानसभाओं को कवर करते हुए सिवान के जिला मुख्यालय सिवान में चौपाल लगाया है। प्रभात खबर पूरे बिहार के 243 विधानसभाओं की यात्रा करते हुए 5 चौराहे और हर विधानसभा में एक चौपाल कर रहा है। इस दौरान हम जनता के मुद्दे और सवालों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ साथ बिहार की अनकही अनसुनी कहानियों को भी सुना रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं संस्कृति और इतिहास की भी। आज प्रभात खबर का चौपाल सिवान जिले में लगा है और हम दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। मंच पर मौजूद हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी की स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ किया जाए। लोजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मंच पर जुड़ेंगे महादेव पासवान जी। महादेव पासवान जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। भाकपा माले का पक्ष रखने के लिए अमित कुमार जी मंच पर जुड़ेंगे। अमित कुमार जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बिहार में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही जन सुराज पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी जनप्रतिनिधियों और सिवान की प्यारी जनता का चौपाल में हार्दिक स्वागत है। प्रभात खबर एक मुहिम लेकर निकला है लोक जागरण की और मतदान के अवेयरनेस के कैंपेन को लेकर के, और हम हर चौपाल में एक शपथ लेते हैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए। तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूं कृपया उसे पीछे से दोहराएं। अपना दायां हाथ आगे करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। धन्यवाद। कृपया आप सभी बैठ जाएं। मंच पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों का चौपाल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। इस चौपाल में हम सिवान के पूरे 7 विधानसभाओं को कवर करते हुए आज सिवान के जिला मुख्यालय में पहुंचे हैं। तमाम समस्याओं, सवालों को खोजते हुए, अनसुनी कहानियों को खोजते हुए हम सभी आज आपसे मुखातिब हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया क्योंकि आप सभी राजनीतिक धुरंधर और वाकपटु व्यक्ति हैं, कम समय और प्रभावित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपके क्या ब्लूप्रिंट होंगे। हम सबसे पहले शुरुआत जनसुराज पार्टी से करते हैं। जनसुराज पार्टी से हमारे बीच अभिषेक सिंह जी हैं। चूंकि इस बार विधानसभा में आप कुल 243 विधानसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, सिवान को लेकर के आपका क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, इतना अच्छा मुहिम लेकर आप राजेंद्र बाबू मौलाना मजहरूल हक की धरती पर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पे जो आपने कहा बिहार जागे, देश आगे, वही से हम इस बात को शुरू करते हैं। जनसुराज की भी यही मुहिम है। जो बिहार का पुरातन गौरव था, जो बिहार का पुराना इतिहास रहा है, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए हमारे जनसुराज के प्रणेता लगातार 3 वर्षों से पदयात्रा करके और आज एक मुहिम खड़ा करके इस बिहार में जनसुराज पार्टी की स्थापना की है। और जनसुराज पार्टी का स्पष्ट मानना है, जितने भी लोगों ने 25, 30, 40 वर्षों में बिहार पर शासन किया, जो आप बात कर गए, आप भी घूमे सिवान जिले में, आपको लगा कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को हमारे नेता ने पकड़ा और हमारे नेता ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम पलायन को रोकेंगे। हमारी 5 चीज़ें जो है, 5 घोषणाएं हैं। जनसुराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। उसमें पहला चीज़ बेरोजगारी है, दूसरा चीज़ शिक्षा है, जिसमें हम हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय की स्थापना करेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता है, गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्चे पे शिक्षा पाने का काम करेंगे। तीसरा चीज़ है पेंशन। जो 400 रुपये मिलता था, हम लोग 2000 करने की
बात की है। देखिए जनसुराज का डर, जनता का डर कि अभी चुनाव नहीं हुआ और नीतीश बाबू को 1100 रुपया करना पड़ा। तीसरी चीज़ जो है हमारा कि हम जो हमारे किसान हैं, किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं, हम मनरेगा के माध्यम से किसानों के लिए मजदूर की व्यवस्था करेंगे। और पांचवी चीज़ हमारी जो है, जो महिलाएं हैं उनको कम दर पे, सस्ते दर पे हम ऋण देने की व्यवस्था करेंगे ताकि वो रोजी रोजगार करके अपने आप को समाज में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। तो ये है एक जनसुराज की सोच बिहार को आगे करने की। धन्यवाद अभिषेक जी। हमारे बीच ओम प्रकाश जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पूर्व सांसद भी हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपका सिवान को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है, सिवान के विकास के लिए आप क्या करने वाले हैं। सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती है, वीर शहीद उमाकांत सिंह की धरती है। सिवान महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य की धरती है। सिवान के विजन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिवान में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अभी करना शेष है। जहाँ अमन चैन, शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा होगा, वहीं विकास की बात की जा सकती है। चलिए, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच महादेव पासवान जी मौजूद हैं। अभी आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। सिवान को लेकर के आप जिस भी सहयोगी का सहयोग करेंगे, उसको लेकर के आपका क्या ब्लूप्रिंट होगा, आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि सिवान में क्या ऐसा बेहतर किया जाए। सिवान में आपका जो प्रभात खबर के द्वारा कार्यक्रम किया था, सर्वप्रथम इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के धरती पर आपका और यहाँ आए हुए विभिन्न राजनीतिक दल के और मान्य अतिथिगण का स्वागत करते हैं। हम लोग एनडीए की सरकार में हैं और इस सिवान विधानसभा में आपका कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सिवान में जो पहले नहीं था, आज चाहे वो अति पिछड़ा के लिए कर्पूरी जी के नाम पर आवासीय विद्यालय हो, अनुसूचित जाति के लिए जो इसके पहले नहीं था, यहीं पर इसी जिला में अनुसूचित जाति के लिए 500 बच्चे के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया है। चाहे वो विभिन्न प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो ITI की कॉलेज हो, BCA नर्सिंग कॉलेज, इन तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर आप शहर में राजेंद्र पार्क देखने का काम करेंगे। आपका भी वर्तमान में शिशु मंडल, विभिन्न प्रकार का हम एनडीए के रूप में यहाँ पुरजोर तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत हमारे नेता का आह्वान है। उसके तहत एनडीए की सरकार 2025 में 8 विधानसभा में पूर्ण रूप से जीत कर दिखाने का काम करें। धन्यवाद अमित जी। CPI MLC हमारे बीच अमित जी हैं, आप महागठबंधन के सहयोगी हैं। सिवान में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आपके विधायक भी हैं। आने इस बार विधानसभा चुनाव में सिवान को लेकर के, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन सीटों पे आप लड़ रहे हैं उन सीटों को भी लेकर के आपका क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है। सबसे पहले तो प्रभात खबर के इस मुहिम को मैं सलाम करता हूं, और जितने भी यहाँ पे उपस्थित है सभी पार्टियों को लोग हैं, सभी लोगों को मैं अमित कुमार माले के तरफ क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दा भाकपा माले जब से इसकी उत्पत्ति हुई है ये तमाम मुद्दाओं को उठाता रहता है। और जो मूलभूत एक देश की तरक्की में अगर सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता हो, चाहे राज्य हो, जिला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पे काम होना चाहिए। और हम लोग इस मुद्दा को उठाते रहे हैं और इस पे हम लोग आगे भी लड़ते रहें ताकि हर दबे कुचले को उनका अधिकार मिल सके। अभिषेक जी, आपने एक बात कही कि शुरुआत से ही इन मुद्दों को उठाया जाता रहा है, तो इतनी देरी कैसे हो गई। देखिए, आपको शायद पता नहीं है, थोड़ा सा पहले उठा के देख लीजिएगा। चीज तो मिसाइल नीति की बात की जा रही थी कि अभी लागू हुआ था सरकार में जिस समय थे, तो इस डोमिसाइल को लागू करने के लिए हम लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। माले की उत्पत्ति गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उनका हक दिलाने के लिए हुआ है और इस लड़ाई को हम शुरू से ही लड़ते रहे। सरकार में रहकर सरकार का हम लोगों ने खिलाफत किया कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, जिस समय टीचर बहाली हो रहा था। अमित जी, सरकार के हिस्सा रहे और कितना आपने संघर्ष किया, इस पर भी हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओम प्रकाश यादव जी के पास चलते हैं। सर, हम पूरे सिवान में घूमे हैं, पूरे सिवान में एक बात की चर्चा है जो पहले चरण में भी हम उस पर चर्चा किए कि युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी कुंदन जी मौजूद थे हमारे साथ, आप
आए, आपने भी शायद सुना होगा, वो कह रहे थे कि हम निजी कंपनियों को बिहार में बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इससे पहले या फिर आने वाले वर्षों में कितनी निजी कंपनियां जो हैं वो बिहार में आएंगी, और यदि अभी तक नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्योंकि ये विपक्ष भी दावा करता है, जनता भी कहती है आप 20 सालों से सरकार में है, तो अभी तक ये बेरोजगारी इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है? ओम प्रकाश जी, हम इस बात को मानते हैं कि बेरोजगारी मूल समस्या है बिहार के लिए। पार्टी हमको भेजी थी जालंधर, वहाँ के लोग एक ही समस्या रखते थे कि बिहार में रोजगार का सृजन करना अति आवश्यक है। हमने उन लोगों से आग्रह किया कि आप छठ में आएंगे, दीपावली में आएंगे, आइए वोट दीजिए, और जब हमारी फिर से सरकार बनती है तो फर्स्ट इस बार पहली प्राथमिकता होगी बिहार से रोजगारी समाप्त करना। ओम प्रकाश जी, छठ और दिवाली की आपने बात कही, अभिषेक जी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि कई ऐसे वीडियोस में हम देख लेते हैं कि इस बार छठ दिवाली में आइएगा तो फिर आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास क्या है, कुछ रोड मैप है, क्या करने वाले हैं आप यदि आप सरकार में आते हैं तो? जी बिल्कुल, जो हमारे बच्चे जो बाहर हैं इस छठ में अगर दिवाली में घर आते हैं, हमारी सरकार बनती है, जन स्वराज की सत्ता आती है, तो उनके लिए हम 10 से 15 हज़ार के रोजी रोजगार की व्यवस्था यही पे करेंगे। आपने जो कहा पीछे अभी बात कर रहे थे आप लोग, करेंगे ठीक है, रोड मैप क्या है सर? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही पे आ रहा था। आप जो भी बात कर रहे थे बैंकों का, जैसे यहाँ से श्रम का तो पलायन हुआ ही, लोगों का तो पलायन हुआ ही, पूंजी का भी पलायन इस प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में हुआ है। बैंकों के द्वारा यहाँ वाजिब ऋण नहीं दिए गए लोगों को काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए। तो हमारी सरकार आने के बाद बैंक के लिए बाध्यता करेगी यहाँ पे बिहार में कि जो बिहार का पैसा है वो बिहार में ही खर्चा किया जाए, और उनके माध्यम से हम कल कुटीर उद्योग लगा के यहाँ पे प्रखंडों में, विधानसभाओं में, और लोगों को रोजगार प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, महादेव पासवान जी, आप भी बता रहे थे, आपके नेता भी कहते हैं, चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो लोजपा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के इनिशिएटिव को लेकर के कितना सीरियस है? लोजपा के स्टैंड से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की मुहिम में क्या क्या ऐसा किया गया है, कोई ऐसे 5 पॉइंट बता दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी और इवन अमित जी से भी पूछा जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आपके नेता, आपका दल और खासकर सिवान में, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक शिक्षा की बात है या रोजगार की बात, आप सबसे पहले रोजगार की बात लोग चिल्लाते हैं विपक्ष वाले। आप कभी न्याय सचिव पंचायत में थे क्या? कभी विकास मित्र थे क्या? कभी टोला सेवक थे क्या? तालीम मर्गिज थे क्या? प्रखंड में जितने भी आपके कंप्यूटर थे, जितने भी कर्मचारी थे, हर जगह शिक्षा में कौन सा पंचायत है? माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार में हर पंचायत में हाई स्कूल और कॉलेज तक बनाया गया है। पहले ये व्यवस्था था क्या? जहां तक निजीकरण का आपका सवाल है, माननीय चिराग जी का फूड प्रोसेसिंग का कार्यक्रम जो हो रहा है, बिहार में उन्होंने दरभंगा और हाजीपुर में 2 निजी कंपनियां और 4 जगह में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सरकार है अभी भी वर्तमान में अनेक प्रकार की रोजगार की अवसर दिया है। आप चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं, विपक्ष वाले का कहना है कि स्वास्थ्य में होना चाहिए, स्वास्थ्य आप या सदर हॉस्पिटल चले जाइए। बिहार लगातार 11वां महीना में दवा में आप देख रहे हैं कि भारत में दवा के मामले में प्रथम स्थान ला रहा है। और जितने भी हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ना जाने कितने स्वास्थ्य केंद्र सीवान जिला के विपक्ष के लोग जा करके घूमे, हर पंचायत में ये कभी हुआ है क्या? हर क्षेत्र में कार्य हुआ है और हो रहा है। और निजीकरण के भी क्षेत्र में सरकार बहुत सी कंपनियां, चाहे साइकिल की कंपनी हो, घड़ी बनन, बहुत सी कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही है और सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आपको जो मुख्यमंत्री के जो आपकी रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री का जो PMGSY हो, बहुत प्रकार से लाभान्वित कर रही है। महादेव जी, आपने कहा कि बहुत सी कंपनियां बिहार में आ रही हैं और रोजगार दे रही हैं। पिछले 5 सालों में, 5 सालों तक आप सरकार का हिस्सा रहे, 5 कंपनियां हमें गिना दीजिए जिन्होंने लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट दिया हो बिहार के युवाओं को। पहले मखाना का गिन लीजिए। मखाना देश का
निजी देश सर मखाना तो बिहार का ही है, आपने कहा कि बाहर की कंपनियां आ रही हैं। रोजगार बाहर की कंपनियां भी तो मखाना है, आपके मखाना में भी तो बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करें। साइकिल की जो मुजफ्फरपुर में मखाने में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट की है? मखाना में बहुत सारे कौन सी? एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के कंपनी में, फूड प्रोसेसिंग नहीं फूड प्रोसेसिंग में जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है आपका इन्वेस्ट की है। आप साइकिल कंपनी मुजफ्फरपुर में चले जाइए, साइकिल की कंपनी इन्वेस्ट की है। आप मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, कोका कोला पेप्सी में चले जाइए, इसने भी इन्वेस्ट किया। बहुत सारे कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। जो आपकी यहाँ पर रोजगार के अवसर है, काफी छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में बहुत सा कंपनियां उद्योग इन्वेस्ट कर रही है। अमित जी, महादेव जी का कहना है कि बहुत सी कंपनीज इन्वेस्ट की हैं और जो डेटा बता रहा है वो इनकी बातों पे फिट नहीं बैठ रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरा रिसर्च कहता है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहले तो सिवान की जनता ये जान, रोजगार पे बात कर रहे थे कि लोन दिया जा रहा है और पकौड़ा तलने को लोग भी ये लोग रोजगार कर रहे हैं। एक महिला जो गुठनी की महिला थी उसको लोन दिया गया था चंद रुपया, 50,000 से 1 लाख उसके पास था और लोन चुका नहीं पाई, वो मर गई। ये लोग का रोजगार की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो जिस सिवान की धरती पे आप मौजूद हैं वहाँ पे सूता मिलता, चीनी मिलता, मीठा मिलता, ये तमाम लोग, ये तमाम चीज़ों को, तमाम रोजगार के साधनों को किनके सरकार में बेच दिया गया? मैं कहता हूँ लालू यादव के सरकार में बंद हुआ, लेकिन बेचा किनके जगह पे, किसके सरकार में गया? जमीन को उसको बेच दिया गया, पूरा को काट दिया गया, एक एक रास्ता नाबूद कर दिया गया। ये किसके सरकार में बेचा गया? किसके सरकार में हड़पा गया? और तमाम एक और बात बताना है, वो चीज़ों को, अरे रुकिए ना, जिन चीजों को बेचा गया वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को हाथों में दिया गया, किसी गरीब को वहां नहीं बसाया गया। चीनी मिल, सूता मिल के जगह को तमाम चीजों को बेच दिया गया। रोजगार कौन से लगा दिए? तो कोई रोजगार बता दीजिए कि 20 सालों में सरकार ने रोजगार की काम किया है? चलिए, शुगर मिल की बात आई। ओम प्रकाश जी, आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे हैं। गोपालगंज हम घूमे, सिवान पूरा घूम लिए हैं। शुगर मिल्स की उदासीनता को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। ये माना जाता है कि सिवान, सारण, गोपालगंज में शुगर मिल्स बहुत हैं और वो एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े सोर्स हो सकते हैं, इकोनॉमी के तो हैं ही, रेवेन्यू के तो हैं ही। ये शुगर मिल्स बंद क्यों हैं? ये शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं? गोपालगंज की भी वही स्थिति है, सिवान की भी वही स्थिति है। शुगर मिल महागठबंधन के सरकार में बंद हुई। निश्चित रूप से हमारे सिवान में शुगर मिल लगनी चाहिए, हम इस बात की मांग करते हैं। जब हम सांसद थे और बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार आए थे विकास यात्रा पर, समढ़ाले में हमने उनसे अनुरोध भी किया था। दुर्भाग्य है, हम किसान परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं। हम लोगों की, हमको याद है कि हमारे बहन बेटी की शादी गन्ना बेच करके हो जाती थी। हम लोग पूंजी ले जाते थे, हसनपुरा में दे देते थे और सामान लेकर चले आते थे। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, ये बात मैं समझ रहा हूँ, ये कारण मैं स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, महादेव जी शायद बता पाएं। शुगर मिल्स की उदासीनता ऐसी क्यों है? गोपालगंज में कई ऐसे शुगर मिल्स, मैं खुद घूमा हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेजेस हैं, बंद क्यों पड़े? इसका कारण क्या रहा? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के एक सबसे बड़े सोर्स रहे हैं। शुगर मिल बंद होने के बाद किसकी सरकार में शुगर मिल हुई? शुगर मिल जो बंद हुआ ये एनडीए की सरकार में बंद हुआ कि पहले की सरकार में 2000 पहले से बंद हुआ? सुत्ता फैक्ट्री बंद हुआ, आप यहाँ जाएंगे सुत्ता फैक्ट्री में, ठीक है बंद हुआ, आपकी सरकार है, शुरू क्यों नहीं करा पा रहे? अरे हमारी सरकार तो इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, उस फैक्ट्री में बात है शुगर मिल की, बात है शुगर मिल की, आप लेके जा रहे हैं शुगर मिल का जो बात है, बंद किसके रीजन, रोजगार का अवसर किसमें प्रदान किया? शुगर मिल में कितने रोजगार थे? आप बियाडा में चले जाइए, जो मिल का यहाँ जमीन है, आप बियाडा सराय थाना के बाद वहां पर औद्योगिक, आप जो प्राइवेट कंपनी के बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का, सिवान का ही अंदर बात कर रहे हैं, आप अभी चले जाइए बियाडा के जमीन में, एक एक कंपनी के में 105 100 मजदूर लगे हुए हैं। यहाँ पे बियाडा का जमीन में निजीकरण से जो काम हो रहा, 100 मजदूर काम कर रहे हैं। ये बंद भी जो होने का काम किया है, ये जंगल राज की जब सरकार थी उसी में बंद होने का काम हुआ। अमित जी, मैं, हमारे गार्जियन तुल्य हैं महादेव पासवान जी और तमाम लोग जो कह रहे हैं
कि सूता मिल पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, तो कितना लोगों को, ये लोकल लोगों को रोजगार दिया गया। जो वहाँ मजदूर थे उनका पैसा आज तक नहीं दिया गया, ये सरकार हड़प के रखी है। और आप कह रहे हैं वहाँ पे हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, कितना लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार दिया गया। ये तमाम जो मिलें थी तमाम पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया। किस गरीब को वहाँ पे बसाया गया? जो रोजगार के साधन बन रहे थे उनको भी बेच दिया गया। आप कह रहे हैं रोजगार लाया जाएगा, जो था उसको भी बेच दिया गया। आप कह रहे रोजगार लाया जा रहा है। हत्या लगातार बढ़ रहा है, शिक्षा का रेट लगातार बढ़ रहा है, नई शिक्षा नीति ला के शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप सिवान में, जिस सिवान में है और ये मंगल पांडे जी की धरती है, और इसी सदर अस्पताल में 40 लाख रुपए की दवाई एक्सपायरी हो जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये सिवान की धरती है, यहीं पे स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसे शिक्षा हम बना रहे हैं, ऐसा रोजगार का हम साधन बना रहे हैं। ये कौन सी सरकार की बातें हो रही है? कौन से हम समाज के परिकल्पना कर रहे हैं, विकास की परिकल्पना कर रहे हैं? ठीक है अमित जी, अभिषेक जी से जान लेते हैं। आपके नेता कहते हैं कि बिहार जो है वो प्राइमरी तो नहीं कह सकते हैं, सर्विस और टर्शियरी सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सर्विस और टर्शियरी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यानी कि औद्योगिकीकरण के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, हमारी क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए भी बिहार में चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि स्किल्ड लेबर फोर्स हमारे पास नहीं है। एक्चुअली यहाँ के जितने हमारे लेबर फोर्स है, जानबूझ के बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बनाया गया ताकि कम दर पे हम गुजरात में, महाराष्ट्र में वहाँ मजदूर भेज के वहाँ की उन्नति के लिए हम काम कर सकें। तो हमारा यही प्रयास है ना कि हम अपने लोगों को अपने देश, अपने बिहार में लाके, अपने प्रदेश में लाकर और उन फैक्ट्रियों की स्थापना करें जहाँ हमारे लोग काम करें, हमारे भाई भतीजे काम करें, अपने परिवार के बीच में। सर, आप ब्लूप्रिंट नहीं बता रहे हैं, आप इस चीज को लेके चले गए हैं माइग्रेशन पे। पलायन तो ठीक है, आप उन्हें लाएंगे, आप उन्हें स्किल्ड कैसे करेंगे, आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हम एक कार्यक्रम चला के उनको हम शिक्षित करने का काम करेंगे, टेक्निकल तौर पे, तकनीकी तौर पे उनको सुदृढ़ करेंगे और उसके अनुसार हम उनका एम्प्लॉयमेंट करेंगे। सीधी सी बात है ये। चलिए ठीक है, मेरे सवाल हो गए हैं, अब जनता के सवालों के बीच चलते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं पीछे से आगे की ओर आऊंगा। मुझे लगता है कि इधर के सवाल हो गए होंगे। किसी के सवाल है इधर? चलिए, हाँ चलिए। छपरा में, मढ़ौरा में आप सुने होंगे कि औद्योगिक क्षेत्र था। जब सरकार इनका बना तो ये लोग गुंडा टैक्स वसूलना चालू किए। नतीजा ये हुआ कि सारा कंपनियां बंद होने लगा धीरे धीरे पूरे बिहार में, और आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 17 महीना में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बहाली किया, उसका झूठा क्रेडिट लेने का ये काम करते हैं। और इनका जो मुखिया है वो झूठ का आंधी है, जिसका नाम राहुल गांधी है। अमित जी, ये कहा जा रहा है कि जब बिहार में औद्योगिकीकरण हो रहा था तब लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार में ध्वस्त था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक मिनट, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। और आज के दौर में जब नीतीश जी ने नौकरी दी तो उसका झूठा क्रेडिट आप ले रहे हैं। नौजवान ने सवाल पूछा है, देखिए इसमें थोड़ा सा समय दीजिएगा। आप कह रहे हैं एक बात, कम शब्दों में हम कहने की कोशिश करेंगे। कह रहे एक बात, ये कह रहे थे कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर था, उसकी स्थिति बहुत खराब था। सुन लीजिए हमारी बातों को। मैं उससे कहना चाहता हूं कि वो जो समय था, सुन लीजिए, सामाजिक भेदभाव का समय था। आज आर्थिक और शैक्षिक लड़ाई चल रही है। वो समय था, उस समय खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। और जिस समाज से वो आते हैं, एक बात हमको समझाइए, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, इसका लॉ एंड ऑर्डर से क्या कनेक्शन? लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति अगर थाने में केस लेके जाता था तो केस नहीं होता था। एक गरीब व्यक्ति अपना हक अधिकार अगर चाहता था केस उसको मिलता नहीं था। और आप जब बोल रहे हैं कि लालू यादव के समय में, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल है। वो ही कर रहे हैं। लालू यादव के समय में बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स उछला जाता था, रंगदारी टैक्स उछला जाता था। तो इन्होंने 20 साल में आज तक कौन सा टैक्स उछल रहा है? आज तक कोई रोजगार पैदा नहीं किए। कौन सी बड़ी कंपनियां लगा दी हैं? कौन सा अच्छा शैक्षिक क्षेत्र लगवा दिए? कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लगवा दिए? कौन सा विकास ये 20 सालों में कर दिए? ये कहा जाता है कि ये कानून का समझिए पालन करते हैं, सुशासन बाबू की सरकार है।
और इस सुशासन बाबू की सरकार में कोई गरीब अगर थाने में जाता है तो बिना पैसा का कोई सुनवाई नहीं होता है। इस सुशासन बाबू के सरकार में अगर छात्र अपनी आवाज उठाता है तो उसको पटना में लाठियों से पीटा जाता है। इस सुशासन बाबू की सरकार में। धन्यवाद अमित जी। सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और रहा, लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन है महागठबंधन के जितने भी सदस्य हैं उनसे कि जिस एनडीए गठबंधन जिसको आप चरवाहा विद्यालय कह के बदनाम कर रहे हैं, और ये हमारे बड़े भाई पासवान जी बोले कि हमने हाई स्कूल और कॉलेज खोले हैं, उसी चरवाहा विद्यालय को मर्ज करके ये हाई स्कूल और कॉलेज में कन्वर्ट किए हैं। सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो आप बार बार बोल रहे हैं कि शिक्षा का उत्थान हम कर रहे हैं, उसमें जो बजट हमेशा कटौती किया जा रहा है, उसके बारे में ये कि इनका क्या जवाब है कि बजट क्यों काटा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनके ही जो बगल के स्टेट में मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, सबसे अधिक सरकारी स्कूल बंद हुआ है, उसके बारे में हम इन लोगों से जवाब मांगते हैं। देखिए, रही बात बगल के स्टेट की जवाब, ये चौपाल हम बिहार में लगाए हैं और इसका जवाब पहले ओम प्रकाश जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजट एलोकेशन को लेकर क्या किया गया है। शायद आप अपने इंफॉर्मेशन का यदि सोर्स देंगे तो मैं ये क्लियर भी कर दूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजट एलोकेशन कहाँ से होता है और कैसे होगा। ये अभी तरह से पार्शियली लगा हुआ है। पहले जवाब लेते हैं ओम प्रकाश यादव जी। देखिए, स्थिरता बहुत जरूरी है विकास के लिए। जहाँ स्थिरता नहीं हो वहाँ विकास की बात नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से जब उद्योग मिनिस्टर थे शाहनवाज साहब, तो बिहार में एक माहौल बना था, रोजगार के सृजन हो रहे थे, और उन्होंने एक नीति बनाई थी कि जो लोग 10 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाएगा, चाहे वह कारपेंटर हो, चाहे मछली पालन करने वाले हो, चाहे जो काम करना चाहते हैं काम करने के लिए, और उसमें से 5 लाख रुपया सरकार माफ करेगी। ठीक है, चरवाहा विद्यालय को लेकर के सवाल महादेव जी से था। निश्चित रूप से वह घड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी थी। चरवाहा विद्यालय से कोई लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता है, कोई लड़का एमबीबीएस नहीं बन सकता है। वह घड़ी का हम निंदा करते हैं। ठीक है, महादेव पासवान जी। महादेव पासवान जी, जब आप तो ले लो पहले। देखिए, चरवाहा विद्यालय की जो बात हो रही है, आप जो कह रहे हैं कि पुराने विद्यालय में, आप किसी पंचायत में चले, ये नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन की है कि आप अभी कुछ कहिएगा तो हम कल दिखा देंगे। 10 बच्चे में टीचर 6-6 रखा जा रहा। ये ग्राम से लेकर के हर पंचायत में आप चले जाइए, कभी प्राथमिक विद्यालय छोड़ करके हमारे बगल में यहाँ से 20 किलोमीटर से लोग सिवान पढ़ने के लिए आते थे। आज किसी पंचायत में चलिए, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च स्तरीय विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, इस विद्यालय को बदलने का काम माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का जो बात कर रहे हैं, आप सिवान से जो यहाँ पर आए हैं, सिवान का नाम कुछ दिनों पहले कि जो यहाँ की सरकार थी, आप सिवान आने के लिए भी आना ही सोचते। आज विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो डिबेट कर रहे हैं, वो डिबेट करने से भी कभी घबराते थे। धन्यवाद महादेव जी। सरकार बहुत ही अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, मेरा सवाल है कि यहाँ गठबंधन की सरकार में 6 विधायक हैं और ये रोजगार 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 शिक्षा शिक्षा चिल्ला रहे हैं। वैसे एनडीए की सरकार ने हर माध्यमिक विद्यालय तक डिजिटल कंप्यूटर तक बिठा दिया है। आईटी का युग है। एक बच्चा जो कंप्यूटर नहीं खरीद सकता है, वो पढ़ेगा और जा करके दिल्ली में आईटी कंपनी में नौकरी करेगा। ये विजन एनडीए की सरकार की है। इनके जो 6 विधायक हैं, इन लोगों ने कितने रोजगार इस जिला में सृजित किए हैं, इसको बताएं ये लोग। 6 विधायक बहुत बड़ी बात होती है। 6 विधायक से सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है। तो इन 6 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में कितने रोजगार का सृजन किया है और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, कितने गरीब को पढ़ाया है, ये थोड़ा बताएं इसके बारे में। ठीक है अमित जी।
कि जो सरकार रहती है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जो सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाते हैं? जो सरकार, अरे घबराइए नहीं, जवाब दे रहे हैं। जो सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि रोजगार को उत्पन्न करना, रोजगार को लगाना, अच्छी शिक्षा को लागू करना। जो प्रतिनिधि होते हैं उनका काम है सड़क से सदन तक जनता की आवाजों को उठाना, अपने मांगों को मांगना, और वो काम आप उठा के टाटा देख लीजिए 5 सालों में महागठबंधन के नेताओं ने, माले के नेताओं ने किया है। और आप जिस एक में मेरा बात सुन लीजिए, जिस चरवाहा विद्यालय के बारे में बात होती है, चरवाहा विद्यालय जिस समय खुला उस समय कोई शिक्षा के प्रति अलख नहीं जगा था। लालू यादव ने कहा कि आप भले चारा चरा रहे हैं, बैल चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, आप वहीं पर रहिए, लेकिन कम से कम पढ़ना सीखिए। और उस अलग के वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपने शिक्षा का स्तर क्या पहुँचा दिया है? वहाँ पहुँचा दिया है कि एक अमीर आदमी का व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहा है भाई? वहाँ का शिक्षा स्थिति का बात कर रहे हैं। आप यहाँ पूछिए ना कितने नेता अपने आप बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं? सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, जहाँ शिक्षा दर इतना महंगा है, किताब 5-5 हज़ार का 1 साल का मिल रहा है। 1 साल में LKG नर्सरी का बच्चा को 20-20 हज़ार रुपया लग रहा है। और आप कह रहे हैं शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार दिए हैं। अमित जी एक बात बताइए, कल मैं जीरादेई में था, अमरजीत जी हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट थे, वो एजुकेशन की यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे, एकीकरण। दुर्भाग्य की बात यह है, आप लोग एकीकरण की बात करते हैं, लेकिन एकीकरण का जो मॉडल है वो आप लोगों को बता ही नहीं पाते हैं। आप ये कहते हैं कि नेताओं के लड़के भी सरकारी स्कूल में पढ़ें, सबके लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ें, लेकिन जब आपकी भी तो सरकार रही, आप ही तो सरकार के हिस्सा रहे हैं, उस दौरान आपने क्या किया है भाई? देखिए एक चीज बताते हैं, 17 महीनों में जो सरकार ने कार्य किया, रोजगार की जो दिया, वो सारा कोई जानता है। और एक बात जान लीजिए, एक माले के ही विधायक थे, पहले सुन लीजिए हमारी बात को, मैं अपनी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो महागठबंधन का जो होता है बैठ के निर्णय होता है, लेकिन हमारी पार्टी की भी अलग विचारधारा, अलग एजेंडा होता है, अलग मुद्दा होता है। वो एक लौटा ऐसा विधायक बोला कि सारे लोग अपना पेंशन छोड़ दे, जो ओल्ड पेंशन योजना जो खत्म किया गया, नई पेंशन योजना लागू किया, पहले के विधायकों ने कहा कि हमारी पेंशन खत्म कर लिए, लेकिन अगर जनता का हो रहा है तो हमारे विधायक अपने नीतियों को, सिद्धांतों को सड़क से सदन तक करते हैं। लेकिन आप जो जीरादेई की बात कर रहे हैं, जीरादेई में देख लीजिएगा, अमरजीत जी ने अपने आंदोलनों की वजह से, वहां पार्टी के जन आंदोलन की वजह से, कि PSC का चाहे ITI हो, रोड हो, तमाम चीजों जितना विकास करा उतना हमको लगता है कहीं नहीं हुआ। बात विकास की नहीं थी, सवाल कुछ और था, मैं आपसे दोबारा सुनूंगा। अभी हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। अमित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2005 से पहले कितने बिहार के छात्र छात्राएं स्कूल जाते थे, और 2005 से 2020 तक कितने छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं? इस संदर्भ में आपकी महागठबंधन की सरकार, पहले की राजद की सरकार क्या काम की है, और आज यशस्वी मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, इनकी सरकार क्या क्या की है, इस विषय पर भी आप जनता को बताइए। अमित जी देखिए आपको बात बता रहे हैं, 2005 की पहले की बिहार की बात कर ले, और 2005 के बिहार अभी की बात कर लें, और सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, शैक्षिक उत्थान, उस समय लोग जितने शिक्षित नहीं थे उनको शिक्षित करने के लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय का लोकार्पण किया, उसका उत्पत्ति किया, उसको अपना योजना में लाया। और उसके बाद से सरकार नीतीश कुमार की है, तो उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें शिक्षा का स्तर पर क्या काम किया। हमारी सरकार जब भी आई है, हम लोग जब भी विपक्ष रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो को उठा के देखिए, शायद आप पढ़ते नहीं हैं, कभी लोक युद्ध हमारा पढ़ के देख लीजिए, कभी हमारा जो आता है पार्टी या किताब उसको पढ़ के लिख दीजिए। सरकार को हमेशा अपना मैनिफेस्टो देते हैं कि सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य और रोजगार आम जनता को मिले, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को मिले। शायद आप नहीं पढ़ते, आप एक ही पार्टी के विचारधारा को पढ़ते तो कैसे समझ में आएगा? अमित जी 2 बातें आपने कही और 2 बार कही कि शायद आप पढ़ते नहीं है, ये आपने कैसे तय कर दिया कि ये पढ़ते नहीं है? ये हमारी अगर किताबों को अगर पढ़ते जो छपता है तो शायद ये सवाल नहीं, क्योंकि जब से पार्टी की उत्पत्ति हुई, ये 2005 की बात कर रहे हैं, 2005 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा किसी को प्राथमिकता दिया जाता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की हमारी पार्टी बात करती है, मैनिफेस्टो में रहा है। और आप एक बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, लो मैं उसमें आ जाता हूँ।
जब हम सरकार में ही रहेंगे तब ना कुछ काम को करेंगे। अपनी बातों को जनता को हम उठाते हैं। सरकार में तो आप रहे हैं, सरकार में आप जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी होती है। अरे एक एक करके बोलिए, सबका जवाब हम दे देंगे। एक एक करके बोलिए, सबका जवाब दे देंगे हम। एक एक करके बोलिए, जवाब सबका मिल जाए। जब अमित जी की किताब छपती है और इनकी पार्टी का विचारधारा अलग है, तो फिर वह पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किए जहां मार काट होती है और उनकी विचारधारा अलग है? हम जानना चाहेंगे। हेलो हेलो, देखिए गठबंधन की जो स्थिति होती है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पे डिपेंड करता है। आज समाज को भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, लोकतंत्र को और संविधान को ही जब खतरे में ला दी है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। पहले लोकतंत्र रहेगा, देश रहेगा, तब हमारी पार्टियां रहेगी। तो पहले हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सारे लोग एक हुए हैं। जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो भाई भाई बंटवारे के लिए झगड़ा क्या करेंगे? पहले आप लोग घर ही उजाड़ने पे लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग सभी लोग एक हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप रोजगार के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। नहीं तो इस देश के अंदर हमेशा हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान पर बहस होता था। इसलिए आपको बधाई देते हैं आप लोगों के। यह जनसुराज की ठीक है, देन है। अगले सवाल। और रोजगार की बात रही तो अभी वैशाली और अमरपाली ट्रेन को देखिए जा करके जनरल बोगी में भर भर करके जा रहा है। अभी सिवान में बड़हरिया मोड़ पर देखिए हजारों नौजवान रोजगार के लिए आ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है, घर लौट करके जा रहे हैं। रोजगार की बात रही तो यहाँ का अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर पर टिका हुआ है। सारे लोग विदेश में जा करके और कमा रहे हैं और यहाँ का मकान दुकान सब बन रहा है और चल रहा है। पलायन, बेरोजगारी और एक मुद्दा था। हाँ, बहुत चर्चा हो गई बिहार की। सिवान के जाम से कब निजात मिलेगा? माननीय सांसद जी बता दें और भाई साहब बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 1 मिनट, अलाउद्दीन जी फिर से आपके। एक चीज मैं आपके सामने आपके माध्यम से सिवान की जनता के बीच रखना चाहता हूँ। बड़े भाई ओम प्रकाश जी खड़े यहाँ पे, आदरणीय हैं, सम्मानीय है, बट इनकी बेबसी को मैंने देखा। बातें हुई कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार तो है ही बिहार में। नीतीश जी ने एक स्पेयर में रिजर्व इंजन भी रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ने पे उधर भी कूद के जाके सरकार बना लेते हैं। एक पुल बनना था, रेलवे ओवरब्रिज बनना था। माननीय ओम प्रकाश जी के रिजिन में ओम प्रकाश जी ने, मुझे जानकारी है कि बहुत बार रेलवे मंत्री के चक्कर लगाए, मंत्रालयों के चक्कर लगाया इन्होंने, लेकिन वो उस काम को पूरा नहीं करा पाए। इनका कहल खत्म होता है। जदयू की हमारी सांसद कविता जी होती है, उन्होंने भी अथक प्रयास किया उस पुल को बनवाने का, वो पुल नहीं बन पाया, ये सत्य है। और अभी तीसरे सांसद आ गए, यानी 10 साल बीत गया, 15वें साल में हम जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी जी हुई है, वो भी लगातार प्रयास कर रही है और हम लोग सुन रहे हैं कि रोड की नपाई हो रही है। तो भैया इस डबल सरकार से, चलिए ट्रिपल ओम प्रकाश जी, जनता सिवान में जाम एक बड़ी समस्या है, इससे निजात कब मिलेगा? निश्चित रूप से जब 2 ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा, एक कचहरी ढाला और दूसरा हसनपुरा ढाला, तो बहुत हद तक निजात मिल सकती। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक मिनट। जब हम सांसद थे तो हसनपुरा ढाला की स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दे दी थी, लेकिन बिहार सरकार ने एनओसी नहीं दिया। उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नंद किशोर यादव जी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी आपसे कहते हैं, हमको कोई डर नहीं, जहर खाने का भी पैसा हमारे विभाग में नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम प्राथमिकता के आधार पर एनओसी देंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हम एनडीए सरकार से पूछना चाहते हैं, बार बार रोजगार की बात कर रही है। जब पटना में एसटीईटी के छात्र आंदोलन कर रहे तो उन पर लाठियाचार्ज हुई, पुलिस अपने जूतों से मार के भगा रही है। एक सवाल बताइए। ओम प्रकाश जी, महादेव जी, जब पटना में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी बीपीएससी वाला जो मुद्दा था उस पे, तो पुलिस उन पे लाठियां बरसा रही थी। ये एक नौजवान का सवाल है और इसको बड़े गंभीरता से जवाब दीजिएगा। जो एक जहां भी प्रोटेस्ट करना, आप भी जानते हैं, एक सीमा तय होता है। आप प्रोटेस्ट करके किसी कार्यालय में नहीं जाते हैं। ये जब भी प्रोटेस्ट करते हैं गुंडागर्दी के बल पे प्रोटेस्ट
करना चाहते। लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन आप गुंडागर्दी करके प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप जिसकी सीमा बंधी हुई है, पटना में चाहे राज्यपाल की आवास हो, सचिवालय की आवास हो, वहाँ एक सीमा बंधी हुई है। अगला सवाल। एक मिनट भैया, महाराजगंज सांसद पटना में गुंडागर्दी कर रहे थे, वहां हाथ तोड़ा गया। चलिए सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी प्रोटेस्ट में क्या होता है आप लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना में गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं आज के चौपाल के में उपस्थित हम सब के गार्जियन पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी को धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सारे जो सवाल हुआ उसको स्वीकार कर लिए कि यह सही बात है। तो और दूसरा तरफ महादेव भाई है, इनके नेता जो हैं आपको चिराग जी, वह स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है और हम ऐसे सरकार के साथ हैं कि खुद हमको शर्म लग रहा है कि हम किस सरकार को सहयोग कर रहे हैं बिहार में। तो उनको धन्यवाद, बधाई। और ये भाई है, ये भी समझ जाए। और ये तो हम ही लोग के गठबंधन में है और प्रशांत किशोर जी भी महागठबंधन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो भी हम ही लोग के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपके नेता प्रशांत किशोर जी अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, जो कि एनडीए से भी हैं और यूपीए से भी हैं, लगभग 12 मुख्यमंत्रियों को सरकार बनाने में सहयोग किया है। यहाँ तक कि बिहार में भी 2015 में नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी यादव की सरकार को बनाने में सहयोग किया। फिर ऐसा क्या मुद्दा आ गया कि आप विरोध में उतर गए? और इससे पहले हर एक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को बनाने में सहयोग किया। तो पहले क्या व्यवसाय करते थे और एकाएक व्यवसाय से राजनीति में कैसे आ गए और आपका एजेंडा क्या होगा? अमित जी से आप चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे, अपराध नियंत्रण की बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा उस गठबंधन से कौन सा नेता है या किस नेता का बेटा उस विद्यालय का प्रोडक्ट है जो पढ़ करके आगे बढ़ा है? दूसरी बात, अगर उसमें शासन व्यवस्था अच्छी थी, विकास अच्छा था, तो फिर किसी राजनीतिक दल ने नहीं, उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 में उस समय के तत्कालिक शासक या शासन को जंगल राज क्यों कहा था? आप जवाब देने का कष्ट। अभिषेक जी, व्यवसाय से सीधा राजनीति की ओर क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका बताया, इन्होंने 12-13 जो भी स्टेट में सरकार उन्होंने बनाई, बिहार में नीतीश जी को भी उन्होंने स्थापित किया। निश्चित तौर पे जो रोड मैप चाहते थे वो रोड मैप सरकार नहीं कर रही थी। इसका सीधा उदाहरण मैंने अभी पहले भी कहा, सम्मानित हमारे सांसद रहे ओम प्रकाश जी को कितना पापड़ बेलना पड़ा 10 साल, उसके बाद भी पुल आपका नहीं बना। आपने कहा कि अब बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो सरकारों का समर्थन छोड़ के हम बिहार के लिए और बिहार को करने के लिए बिहार की जनता के पास आए हैं कि जितनी सरकारें रही हैं यहाँ बिहार में वो नकारा साबित हुई हैं। सरकार का खेल चल रहा है बिहार में। कभी राजद सत्ता में आ जाएगी, कभी भाजपा आ जाएगी, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आज प्रशांत की दिन है कि 400 से 1100 रुपया हो गया। आज डोमिसाइल, चलिए क्या डोमिसाइल अभिषेक जी, 90% लोगों को यूपी के लोगों को नौकरी दी गई यहाँ पे। अमित जी, आपसे चरवाहा विद्यालय को लेकर के सवाल। बहुत बढ़िया सवाल किए हैं और इसका जवाब हम देना चाहेंगे सर कम समय में। इन्होंने चरवाहा विद्यालय की बात किया कि जिस समय चरवाहा विद्यालय खुला और कौन सा IAS IPS निकल गए, क्या जिस समय शिक्षा के प्रति अलग ही नहीं जगह था, शिक्षा की जानकारी बहुत लोगों नहीं थी, तो क्या नर्सरी का बच्चा BPSC का एग्जाम दे देगा? जिस समय चरवाहा विद्यालय की उत्पत्ति हुई, जिस समय उसको योजना में लाया गया, उसमें शुरुआती दौर था, उसके पढ़ के ना आगे लोग आगे बढ़ेगा। और अपराध की आप बात कर रहे हैं, अपराध का बलि मैं भी चढ़ा हूं, अपराध की बलि मैं भी भुगतभोगी हूं। तो अपराध, सुनिए मेरी बातों को, तो क्या आपको सरकार बदलने की जरूरत लोगों की आ गई बिहार की? अगर पिछली सरकार में कुछ कमियां थी, अच्छाई थी, कुछ कमियां थी, उसी की वजह से सरकार बदला गया। ठीक है, आपको क्यों जनता ने यादव को, ठीक है, आपको सत्ता क्यों दी? सत्ता इसीलिए दी कि अपराध से हमको छुटकारा मिले, अमित जी, इस व्यवस्था को बदला जाए। अमित जी, तो आपने क्या व्यवस्था बताई? अमित जी, एक बात सुनिए, आप जब भी शिक्षा पे सवाल हो रहा है, अपराध पे चले जा रहे हैं, अपराध पे हो रहा है, शिक्षा पे चले जा रहे हैं। चलिए, समय कम है, हम अगले सवाल पे आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके चौपाल के माध्यम से आपने सभी को आमंत्रित किया, नेताओं को किया और सारे लोगों को, इस विधानसभा या लोग पूरे जिला के लोग आए हुए हैं, मुद्दा से क्यों भटकाया जा रहा है?
सभी का फर्ज कर्तव्य बनता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, चाहे वो नेता हो, चाहे जमीन पर चलता हुआ ग्रास रूट का कार्यकर्ता हो, हम सभी का फर्ज बनता है सिवान के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए सोचना और करना। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले जो नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, बहुत लोग प्रसन्न थे, और उसके बाद से क्यों इतना लोग नाराज होने लगे? अब मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब यूपीए की सरकार के खिलाफ में अपना नारा लगाए 2.5 लाख रुपया भेजने का, रोजगार देने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का, तो 5 साल में उनको जो जनता ने प्यार मोहब्बत दिया, देश के अंदर विकास के लिए दिया, तरक्की के लिए दिया, आपसी भाईचारगी के लिए, एकता के लिए दिया, नीतीश कुमार को भी क्यों हमको मुद्दा से भटकाया जा रहा है? क्यों इतना हल्ला गुल्ली हो रहा है? मैं अभी एक हमारे मित्र ने सवाल किया कि अभी नीतीश कुमार आए हैं तो अभी महिलाओं को, बहनों को शिक्षा मिल। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार में कुछ पूर्वज लोग शिक्षित नहीं थे? आपकी महिलाएं, आपकी माँ बहनें शिक्षित नहीं थी? आपके चाचा फूफा और भाई शिक्षित नहीं थे? ये बहुत खराब बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को ये हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा कि अपने सिवान के राजेंद्र बाबू के सपनों को साकार करने के लिए, मौलाना मजहरुल हक के सपनों को साकार करने के लिए, ब्रिज किशोर बाबू के सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को एक होकर के सिवान के विकास के बारे में सोचना चाहिए, न कि हम लोग इधर उधर मुद्दा भटकते रहें। जय हिंद। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिवान की जनता से अपील करूंगा कि वो अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आज भी 60 से 65% लोग ही वोट करते हैं, 30 से 35% हमारी जनता वोट नहीं करती है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। और दूसरी चीज, जब आपके पास विकल्प के रूप में जनसुराज है, आप राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को वोट देने का काम ना करें, बल्कि जनसुराज से जो अच्छा प्रत्याशी आता है, अगर जनसुराज से भी गलत प्रत्याशी है तो आप उसका विरोध करें। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, कार्यक्रम के हम अंतिम चरण पे हैं और इसका कार्यक्रम का क्लोजिंग स्टेटमेंट के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मिनट का समय है। बहुत अच्छी बात है कि आपने कार्यक्रम कराया और सारे पार्टियों को बुलाया, और कार्यकर्ता है, सबका एजेंडा होता है, सभी लोगों ने अपना अपना एजेंडा रखा और सभी लोग सिवान के वासी हैं। अब मुद्दाओं पे चर्चा होती है, बहस होता है, हम लोग प्यार से रहेंगे, साथ रहेंगे और सिवान के विकास के लिए कार्य करेंगे। और प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद अमित जी। महादेव जी, आज आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है, इसमें बहुत ही सराहनीय रहा। और एनडीए की सरकार हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करती है, और जहां तक घोटाले की बात है, जिसकी सरकार में घोटाले में जो जेल गया हो, जिसकी चाहे वो महागठबंधन के किसी का हो, और वो लोग सवाल उठा रहे हैं, उसकी सवाल उठाने का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है। और हमेशा सरकार आने वाली आगामी विधानसभा 2025 में सिवान विधानसभा 8वां विधानसभा जीतेंगे और पुनः एक बार नीतीश सरकार की गठबंधन की सरकार बनेगी। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी। ओम प्रकाश जी, अभी जो कार्यक्रम हुआ सार्थक। आप मेरे यहाँ आए, राजेंद्र बाबू की धरती, मौलाना मजहरुल साहब की धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन है। सभी लोगों को नमन बंदन के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। बहुत ही सार्थक चर्चा रही। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश यादव जी जुड़े, लोक जनशक्ति पार्टी से महादेव जी जुड़े, अमित जी जुड़े, अभिषेक जी जुड़े, कैमरा पर्सन चंदन और अभिषेक के साथ मैं निशांत। प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।